एक ऐसा आदमी जिसने कहा कि धर्म को मानने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा गुरु जिसने कहा कि इंसान को किसी विचारधारा का गुलाम नहीं बनना चाहिए। एक ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक जिसकी बातें सुनकर लाखों लोग उसके करीब आए। लेकिन वही आदमी इतना विवादित भी हुआ कि उसके आश्रम, उसके अनुयायियों और अमेरिका में बनाए गए कम्यून की कहानी दुनिया भर की सुर्खियां बन गई। उसके पास हजारों अनुयायी थे, उसके पास आलीशान गाड़ियां थी, उसके आश्रम में दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते थे। और फिर एक समय ऐसा आया जब उसके आसपास का पूरा साम्राज्य बिखरने लगा। आखिर कौन था ये आदमी? क्या वह वास्तव में एक एनलाइटेंड मास्टर था, या वह सिर्फ एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति था? क्या वह धर्म के खिलाफ था, या उसने धर्म को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, ओशो आखिर इतने विवादित क्यों हो गए? आज की कहानी सिर्फ ओशो के जीवन नहीं है। ये कहानी ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया था, जिसने परंपराओं को चुनौती दी, जिसने ध्यान को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, जिसने हजारों प्रवचन दिए, जिसने अनुयायियों जिसने अनुयायी दुनिया जिसके अनुयायी यानी फॉलोअर्स दुनिया भर में फैल गए, और जिसकी जिंदगी के आखिरी वर्ष तक विवाद उसका पीछा करता रहा। तो आइए शुरू करते हैं ओशो की पूरी कहानी। पहला अध्याय, एक अलग तरह का बच्चा। 11 दिसंबर 1931, मध्य भारत के मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे चर्चित आध्यात्मिक व्यक्तियों में से एक बनेगा। उस बच्चे का नाम था चंद्र मोहन जैन। बाद में दुनिया उसे अलग अलग नामों से जानने वाली थी। भगवान श्री रजनीश, रजनीश और अंत में ओशो। ओशो की शुरुआती जिंदगी के बारे में अनेक उनके जिंदगी के बारे में उनके अपने स्मरणों और उनके अनुयायियों द्वारा प्रकाशित सामग्री में कई रोचक बातें मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ओशो के जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियां उनके अपने व्यक्ति व्यक्तित्वों और अनुयायी साहित्य से आती है। इसलिए हर व्यक्तिगत दावा ऐतिहासिक रूप से इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड फैक्ट नहीं माना जा सकता। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, बचपन से ही उनमें सवाल करने की आदत थी। वह चीजों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते थे क्योंकि समाज उन्हें सही मानता था। अगर कोई कहता ऐसा ही होता है, तो उनका अगला सवाल होता क्यों, और शायद यही क्यों आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बन गया। दूसरा अध्याय, मृत्यु से पहली मुलाकात। ओशो के बचपन से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक उनके दादा की मृत्यु से जुड़ी है। मृत्यु ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही गहराई से प्रभावित किया। आमतौर पर बच्चा मृत्यु से डरता है, लेकिन ओशो के लिए मृत्यु एक सवाल बन गई। अगर इंसान मर जाता है तो जीवन क्या है? अगर शरीर खत्म हो जाता है तो क्या चेतना भी खत्म हो जाती है? अगर सब कुछ एक दिन समाप्त होना है तो इंसान जीता किस लिए है? यही सवाल धीरे धीरे उनके भीतर गहराता गया।
और शायद यहीं से उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज शुरू हुई, सत्य की खोज। तीसरा अध्याय, धर्म को मानना नहीं, समझना। धर्म को मानना नहीं, समझना। भारत में जन्म लेने वाला बच्चा स्वाभाविक रूप से धर्म और परंपराओं के बीच बड़ा होता है। मंदिर, पूजा, प्रार्थना, धार्मिक कहानियां, गुरु, संस्कार। लेकिन ओशो का स्वभाव अलग था। वह किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह धार्मिक किताबों या फिर धार्मिक किताब में लिखी हुई थी। उनके लिए असली सवाल था, क्या मैंने खुद इसे जाना है? यही सोच आगे चलकर उनके दर्शन की नींव बनी। वे कहते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव को अपना अनुभव मान लेना ज्ञान नहीं है। अगर किसी बुद्ध ने कुछ जाना तो उसका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बुद्ध ने कहा, आपने भी उसे जान लिया, ऐसा नहीं हो जाता। ओशो की दृष्टि में आध्यात्मिकता का केंद्र था व्यक्तिगत अनुभव। चौथा अध्याय, पढ़ाई और दर्शन। युवावस्था में ओशो ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और आगे चलकर अध्यापन से भी जुड़े। उपलब्ध जीवनी सामग्री के अनुसार वे 1958 से 1966 के बीच जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। लेकिन उनका जीवन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा। वे देश भर में घूमने लगे, व्याख्यान देने लगे, धर्म, राजनीति, समाज, प्रेम, ध्यान और मनुष्य की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर बोलने लगे। और उनकी बोलने की शैली सामान्य धार्मिक प्रवचन जैसी नहीं थी। वे लोगों को आराम देने के बजाय कई बार असहज कर देते थे। क्यों? क्योंकि वे सवाल उठाते थे। वे कहते थे, अगर तुम्हें किसी चीज पर विश्वास करने के लिए कहा गया है तो पहले पूछो, क्या ये मेरा अनुभव है? पांचवा अध्याय, 1953 का वह अनुभव। ओशो के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 21 मार्च 1953 से जुड़ी है। ओशो की अपनी आध्यात्मिक जीवनी के अनुसार उस रात उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उनके लिए ये अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ भी एक फर्क समझना जरूरी है। इतिहासकार किसी व्यक्ति की निजी एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस को उसी तरह वेरीफाई नहीं कर सकता जैसे जन्म या मृत्यु का की तारीख को। ये एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक दावा है, लेकिन ओशो के लिए ये अनुभव वास्तविक था और इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अकादमिक जीवन से धीरे धीरे दूरी बनाई और उनका पूरा ध्यान आध्यात्मिक खोज और लोगों से संवाद पर चला गया। छठा अध्याय, एक प्रोफेसर से तक आध्यात्मिक व्यक्ति तक। अब ओशो सिर्फ दर्शन पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं थे, वे एक सार्वजनिक यानी एक आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे। वे भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते, लोगों से मिलते, धर्म पर बातें करते, ध्यान की बातें करते और सबसे महत्वपूर्ण, वे परंपरागत धार्मिक भाषा को चुनौती भी देते। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है और धर्म का मतलब सिर्फ किसी संगठन का सदस्य बन जाना नहीं है। उनके अनुसार इंसान को अपने भीतर देखना चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए, अपने डर को देखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को देखना चाहिए, अपने अहंकार को भी देखना चाहिए। यानी
मन को बदलने की कोशिश करने से पहले उसे समझना। 7वां अध्याय, रजनीश नाम और बढ़ती लोकप्रियता। समय के साथ उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से पुकारा जाने लगा। ये नाम आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद भी बना, क्योंकि भगवान शब्द सुनते ही लोगों की अलग-अलग धारणाएं बनती हैं। उनके समर्थक इसे आध्यात्मिक संबोधन मानते थे, आलोचक इसे गुरु पूजा और व्यक्ति पूजा की दिशा में बढ़ता कदम मानते थे। और यहीं से ओशो की कहानी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की कहानी नहीं रही, अब ये सोशियोलॉजी की भी कहानी बन गई। एक व्यक्ति के चारों ओर हजारों लोग जमा होने लगे। लोग उनके कपड़े बदलने लगे, उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस अपनाने लगे, उनकी बातें सुनने लगे और उनके साथ एक नई कम्युनिटी बनने लगी। 8वां अध्याय, पुणे का आश्रम। 1974 में ओशो पुणे चले गए और वहां एक आश्रम विकसित हुआ। यहीं से उनके आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय पहचान तेजी से मिलने लगी। विदेशों से लोग आने लगे, विशेषकर पश्चिम देशों के युवा, क्योंकि ओशो की बातें उस समय की कन्वेंशनल मॉरलिटी से अलग थी। वे प्रेम के बारे में खुलकर बात करते थे, काम और सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात करते थे, ध्यान के बारे में बात करते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते थे। और उन्होंने मेडिटेशन के ऐसे तरीके विकसित किए जिन्हें आज एक्टिव मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है। ओशो की आधिकारिक सामग्री इन्हें आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल ध्यान की विधियों के रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी एक खास मेडिटेशन थी, डायनामिक मेडिटेशन, जो आज भी दुनिया भर में फेमस है। इसमें शरीर की ऊर्जा और भावनात्मक तनाव को सक्रिय तरीके से व्यक्त करने के बाद शांति और साक्षी भाव की ओर जाने का तरीका बताया गया। ये पारंपरिक शांत मेडिटेशन से बिल्कुल अलग दिखाई देता था और यही अलगपन लोगों को आकर्षित भी करता था। 9वां अध्याय, ओशो का संदेश आखिर था क्या? अगर ओशो की पूरी टीचिंग को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो शायद सबसे पहले शब्द आएगा अवेयरनेस, जागरूकता। लेकिन ओशो का तरीका अलग था। वे कहते थे कि मनुष्य समस्या से ज्यादा अपनी अनकॉन्शियसनेस में फंसा हुआ है। हम क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध के समय खुद को देख नहीं पाते। हम ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ईर्ष्या को देख नहीं पाते। हम डरते हैं, लेकिन डर के साथ इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हमें लगता है मैं ही डर हूँ। ओशो कहते हैं, भावना को दबाओ मत, लेकिन उसके साथ पूरी तरह एक भी मत हो जाओ। उसे देखो, साक्षी बनो। यही बात उनकी मेडिटेशन टीचिंग्स के में बार-बार दिखाई देती है। 10वां अध्याय, बुद्ध, महावीर, कबीर और हजारों परंपराएं। ओशो ने सिर्फ अपनी फिलॉसफी पर बात नहीं की, उन्होंने बुद्ध पर बोला, महावीर पर बोला, कबीर पर बोला, लाओ त्से पर बोला, जीसस पर बोला, सूफियों पर बोला, तंत्र पर बोला, योग पर बोला, उपनिषदों पर बोला और पश्चिमी मनोविज्ञान तक पर बात की। उनका रिकॉर्डेड वर्क बहुत विशाल है। ओशो इंटरनेशनल के अनुसार उनका आर्काइव हजारों घंटों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तक फैला हुआ है और उनके प्रवचनों से सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसलिए ओशो को सिर्फ एक फिलॉसफी में बांधना मुश्किल है। वे खुद भी किसी एक कैटेगरी में सीमित होने से बचते रहे। उनकी भाषा कभी दार्शनिक होती थी, कभी मजाकिया, कभी प्रोवोकेटिव और कभी बहुत शांत। 11वां अध्याय,
सेक्स और आध्यात्मिकता। अब आते हैं उस विषय पर जिसने ओशो को सबसे ज्यादा विवादों में पहुंचाया, सेक्सुअलिटी। ओशो ने सेक्स को पाप मानने वाली सोच की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इंसान की सेक्सुअल एनर्जी को समझना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। उनका एक चर्चित प्रवचन संग्रह था, संभोग से समाधि की ओर। लेकिन इंटरनेट पर इस विषय को लेकर बहुत सारी अधूरी और सेंसेशनल बातें भी फैली हुई हैं, इसलिए इसे समझना जरूरी है। ओशो का पूरा दर्शन केवल सेक्स के बारे में नहीं था। उनके हजारों प्रवचन मेडिटेशन, डेथ, लव, कॉन्शियसनेस, बुद्धा, ज़ेन, रिलेशनशिप्स, माइंड और स्पिरिचुअलिटी जैसे विषयों पर भी थे। लेकिन सेक्स पर उनका खुलापन इतना आसमानीय था कि मीडिया और आलोचकों का ध्यान विशेष रूप से इसी तरफ गया। 12वां अध्याय, ओशो से जुड़ने वाले पश्चिमी लोग। 1970 के दशक में ओशो का प्रभाव भारत से बाहर तेजी से फैलने लगा। यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों से लोग पुणे आने लगे। कुछ लोग उन्हें मेडिटेशन टीचर मानते थे, कुछ उन्हें मिस्टिक मानते थे, कुछ उन्हें रिवॉल्यूशनरी थिंकर मानते थे और कुछ उन्हें एक चरिस्मेटिक गुरु मानते थे। लेकिन जितनी तेजी से उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ आलोचना भी बढ़ रही थी। क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी इकट्ठा हो जाते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये आध्यात्मिक कम्युनिटी है या पर्सनैलिटी कल्ट? यही सवाल आगे अमेरिका में और बड़ा होने वाला था। 13वां अध्याय, अमेरिका की ओर। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे ड्रामेटिक अध्याय शुरू हुआ। ओरेगन राज्य में उनके अनुयायियों ने एक विशाल जमीन खरीदी। इस जगह को आगे चलकर रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं था, यह एक पूरा प्लान्ड कम्युनिटी बन रहा था। सड़कें, इमारतें, खेती, व्यवस्था और हजारों अनुयायी। लेकिन जितनी तेजी से ये कम्युनिटी बढ़ी, स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष भी उतना ही बढ़ता गया। 14वां अध्याय, रजनीशपुरम और स्थानीय विवाद। ओरेगन के एंटीलोप क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को अचानक एक बहुत बड़े नए धार्मिक समुदाय का सामना करना पड़ा। स्थानीय राजनीति में भी रजनीशियों की सक्रियता बढ़ी। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1982 में अनुयायियों ने एंटीलोप की स्थानीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं रह गया था, अब ये जमीन, राजनीति, स्थानीय प्रशासन और पावर का मामला बन चुका था। और फिर घटनाएं बहुत ज्यादा गंभीर होने लगी। 15वां अध्याय, मां आनंदशिला। ओरेगन वाले अध्याय में एक नाम बार बार सामने आता है, मां आनंदशिला। वह ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी और रजनीश फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्रमुख शख्सियतों में से थी। ओरेगन हिस्टोरिकल सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 1981 में बिग मड्डी रैंच की खरीद और कम्यून के संगठन में प्रमुख भूमिका निभाई। ओशो स्वयं सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते थे, इसलिए कम्युनिटी के डे टू डे अफेयर्स में शीला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उनके और ओशो के बीच संबंध बिगड़ने लगे और 1985 में ये संघर्ष खुले रूप से सामने आया। 16वां अध्याय,
1984 का सैल्मोनेला हमला। अब कहानी का सबसे डार्क हिस्सा आता है 1984 में ओरेगन के दारडेल्स शहर में बड़े पैमाने पर साल्मोनेला पॉइजनिंग हुई। ओरेगन हिस्टोरिकल सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सलाद बार्स को संक्रमित करके 751 लोगों को बीमार किया गया और इस घटना को रजनीशी लीडरशिप से जोड़ा गया। यह घटना अमेरिका इतिहास में एक बहुत गंभीर बायोलॉजिकल अटैक के रूप में जानी जाती है। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रखना जरूरी है, यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी। इस मामले में जांच हुई, लोग बीमार हुए और बाद में रजनीशी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को अपराधों के लिए सजा हुई। लेकिन यह भी जरूरी है कि पूरे समुदाय के हर व्यक्ति को इन अपराधों का जिम्मेदार न माना जाए, क्योंकि हजारों अनुयायियों में से कुछ लोगों के आपराधिक कार्यों को पूरे समूह के हर सदस्य पर लागू करना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। 17वां अध्याय हथियार, निगरानी और अपराध। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रजनीशपुरम के अंदर गंभीर गतिविधियों की जानकारी सामने आने लगी। ओरेगन हिस्टोरिकल सोसाइटी के अनुसार कम्यून में वायर टेपिंग नेटवर्क्स, हथियारों का स्टॉक पिलिंग और बायोलॉजिकल रिसर्च जैसी गतिविधियों से जुड़े सबूत सामने आए। और फिर सितंबर 1985 मां आनंदशीला कम्यून छोड़कर यूरोप भाग गई। कुछ ही समय बाद ओशो ने सार्वजनिक रूप से उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अरसोन वायर टेपिंग, अटेम्प्टेड मर्डर और पॉइजनिंग जैसे अपराधों का आरोप लगाया। अमेरिका अधिकारियों ने बाद में शीला को गिरफ्तार किया, उन्हें अमेरिका लाया गया और उन्हें फेडरल प्रिजन की सजा हुई। 18वां अध्याय। लेकिन सवाल ओशो पर भी उठे। अब सवाल सिर्फ शीला का नहीं था। दुनिया पूछ रही थी, ओशो को कितना पता था? क्या वे सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु थे जो अपने संगठन के भीतर होने वाली गतिविधियों से दूर थे, या फिर उन्हें ज्यादा जानकारी थी? यही सवाल आज तक ओशो की बायोग्राफी के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सों में से एक है। इस मामले को समझने में सावधानी जरूरी है। किसी संगठन के नेताओं या अनुयायियों द्वारा किए गए अपराध और उस संगठन के आध्यात्मिक फिगरहेड की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी दो अलग प्रश्न हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्री में सेंसेशनल क्लेम करने के बजाय फैक्ट और लीगल रिकॉर्ड को अलग-अलग रखना ज्यादा ईमानदार तरीका है। 19वां अध्याय अमेरिका से गिरफ्तारी। 1985 में ओशो को अमेरिका से बाहर जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ इमिग्रेशन रिलेटेड मामला बना। आखिर उन्होंने अमेरिका अधिकारियों के साथ एक लिए एग्रीमेंट किया और अमेरिका छोड़ दिया। इसके बाद वे कई देशों में गए, लेकिन कई जगह उन्हें प्रवेश या रहने में समस्याएं आई। अंततः वे भारत लौटे और कुछ समय के लिए उन्हें जेल में भी रखा गया था अमेरिका में। और कहा जाता है कि वहां पे उन्हें स्लो पॉइजनिंग भी उन्हें उधर दिया गया था। कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है। अब रियलिटी क्या है इसका कोई पूरा पता नहीं अभी तक, लेकिन कहा जाता है कि उनकी डेथ स्लो पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि उन्हें अपनी डेथ का पहले पता चल चुका था कि अब उनका जाने का समय आ चुका है। और यही जब वो भारत लौटे तो यही उनकी जिंदगी का आखिरी चरण शुरू हुआ।
अध्याय 20वां अध्याय वापस पुणे। ओशो फिर पुणे लौटे, लेकिन अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थी। अमेरिका वाला अध्याय उनकी रेपुटेशन का हिस्सा बन चुका था। एक तरफ उनके अनुयायी कहते थे ओशो को गलत समझा गया, दूसरी तरफ आलोचक कहते थे रजनीशपुरम में जो कुछ हुआ वो सिर्फ अनुयायियों की गलती कहकर अलग नहीं किया जा सकता। और इसी बीच ओशो ने अपना नाम भी बदल लिया। 1989 में उन्होंने घोषणा की कि अब उन्हें रजनीश के नाम से नहीं बल्कि ओशो के नाम से जाना जाए। यानी 1989 से ही उन्हें ओशो के नाम से बुलाया जाने लगा, जाना जाने लगा, और दुनिया भर में आज उन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है। पर ये ओशो उन्होंने जो नाम दिया वो 1989 में दिया था। 21वां अध्याय ओशो नाम का अर्थ। अब ओशो की कहानी के बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ओशो है क्या। ओशो शब्द का मतलब क्या है। ओशो नाम का अर्थ को लेकर अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। उनकी आधिकारिक सामग्री में ये नाम 1989 के आसपास अपनाए जाने की जानकारी मिलती है, लेकिन नाम बदलने से सिर्फ नाम नहीं बदलता। सिर्फ नाम नहीं बदला, एक तरफ से ये उनके जीवन के आखिरी चरण का सिंबल बन गया। यानी उनके जीवन के आखिरी चरण का सिंबल भी बन गया। अब वे किसी धार्मिक टाइटल के बजाय एक अलग पहचान के साथ सामने आ रहे थे, और उनका ध्यान फिर से मेडिटेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। 22वां अध्याय आखिरी वर्ष। इससे पहले मैं आपको बता दूं ओशो नाम का अर्थ कुछ और कहा जाता है कि ओशो नाम का अर्थ होता है कि वो लहर जो समुंदर में जाके मिल जाएगी। यानी ऐसी लहर जो समुंदर में जाके मिलने वाली है या फिर जो समुंदर की ओर जा रही है। 22वां अध्याय आखिरी वर्ष। ओशो ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुणे का प्रवचन दिया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उनका अंतिम सार्वजनिक डिस्कोर्स 1989 में हुआ और इसके बाद उन्होंने अधिकतर मौन और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। 19 जनवरी 1990 19 जनवरी 1990 में ओशो की मृत्यु हो गई। उम्र थी 58 वर्ष। उनकी मृत्यु के साथ एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों पर बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद और शुरू हो गई। और अभी भी बहुत हो रही हैं शुरू बातें। और आज 2026 में फिर से ओशो का वो लहर वापस आ चुकी है। और जो लोग 1990 के बाद पैदा हुए थे, जो बच्चे, वो उनमें से बहुत से लोग उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट का उतना यूज नहीं किया जाता था। और अब 2019 के बाद इंटरनेट का तेजी से बढ़ने के कारण और ओशो को न्यू जनरेशन के बच्चे भी जानना शुरू कर रहे हैं। और अब वो उन पहले से वो फेमस तो थे, लेकिन अब वो पूरे तरीके से हर जगह, हर घर में, हर शहर में उन्हें जाना जाता है। 23वां अध्याय मृत्यु के बाद ओशो। आज ओशो के विचार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़े और सुने जाते हैं। आज भी उनकी किताबें प्रकाशित होती है, उनके प्रवचन ऑडियो और वीडियो में उपलब्ध हैं, उनकी मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है। पुणे का उनका मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है। ओशो इंटरनेशनल के अनुसार उनके रिकॉर्डेड टॉक्स का आर्क बहुत विशाल है और उनके कार्यों के उनके कार्यों के सैकड़ों सैकड़ों पुस्तक
रूप प्रकाशित हुए हैं। यानी ओशो की फिजिकल लाइफ खत्म हो गई, फिजिकल लाइफ यानी शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल प्रेजेंस खत्म नहीं हुई। अभी भी वो यहीं मौजूद हैं। अगर जैसे आप उनकी शरण में जाएंगे, उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। 24वां अध्याय, ओशो को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता, और कुछ तो उन्हें पहले अपने अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग उन्हें गाली भी देते हैं। और कुछ लोग जो शुरुआत में उन्हें गाली देते थे, बाद में वही लोग उनसे प्रेम भी करना शुरू कर देते हैं। आखिर इतना समझना इतना मुश्किल क्यों है उनको? शायद इसका सबसे बड़ा कारण है, ओशो खुद एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसे दिखाई देते हैं। एक तरफ ध्यान, मौन, साक्षी भाव, बुद्ध, अहंकार से मुक्ति, और दूसरी तरफ रोल्स रॉयस, धन, विवाद, राजनीति, अमेरिका का कम्यून, और गंभीर अपराधों से जुड़ा संगठन इतिहास। तो आखिर सही ओशो कौन है? एक संत, एक फिलोसोफर, एक मिस्टिक, एक कंट्रोवर्शियल गुरु, या एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सभी पहलू अलग-अलग समय पर दिखाई दिए? शायद इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। यानी उनमें हर एक खूबी उनमें थी। 25वां अध्याय, ओशो की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर सारी कंट्रोवर्सीज को कुछ समय के लिए अलग रख दें और सिर्फ उनकी टीचिंग्स देखें, तो उनके सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक थी अपने मन को देखना। मानो मत जानो। हम दिन भर सोचते हैं, लेकिन अपने विचारों को देखते नहीं। हम गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्से को ऑब्जर्व नहीं करते। हम दुखी होते हैं, लेकिन दुख के साथ पूरी तरह पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूँ। ओशो की मेडिटेशन अप्रोच पूछती है, क्या तुम दुख को देख सकते हो? अगर तुम दुख को देख सकते हो, तो देखने वाला कौन है? यहीं से उनका विटनेस या साक्षी का विचार आता है। 26वां अध्याय, क्या ओशो धर्म के खिलाफ थे? बहुत लोग कहते हैं ओशो धर्म विरोधी थे, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। ओशो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध पर हजारों बातें की, महावीर पर बातें की, जीसस पर बातें की, कृष्णा पर बातें की, कबीर, उपनिषदों। तो सवाल ये नहीं था कि धर्म सही है या गलत, बल्कि उनके लिए सवाल था, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हारा अनुभव है? अगर तुम सिर्फ इसलिए हिंदू हो क्योंकि तुम हिंदू परिवार में पैदा हुए, तो यह तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस नहीं है। अगर तुम सिर्फ इसलिए किसी विचार को मानते हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने कहा, तो तुमने उसे खुद नहीं जाना। यही ओशो की चुनौती थी। 27वां अध्याय, क्या ओशो बुद्ध बनना चाहते थे? ओशो ने बुद्ध को बहुत सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं को गौतम बुद्ध की तरह किसी परंपरा का संस्थापक बनाने की कोशिश की या नहीं, ये एक अलग बहस है। उनकी टीचिंग्स में बुद्ध का साक्षी भाव और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण रहा। वह कहते थे, मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है। क्योंकि जब तुम विचार से लड़ते हो, तो विचार और मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें सिर्फ देखते हो, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कम हो सकती है। यही मेडिटेशन की एक सरल लेकिन गहरी दिशा है। 28वां अध्याय, ओशो और स्वतंत्रता। ओशो के दर्शन में फ्रीडम बहुत महत्वपूर्ण शब्द था, लेकिन फ्रीडम का अर्थ उनके लिए ये नहीं था कि जो मन करे करो, बल्कि असली फ्रीडम तब है जब तुम्हारा व्यवहार अनकॉन्शियस कंडीशनिंग से नियंत्रित ना हो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो क्या तुम स्वतंत्र हो? अगर समाज कहता है कि तुम्हें ऐसे ही जीना और तुम बिना सवाल किए वैसे ही जीते हो, तो क्या तुम स्वतंत्र हो? अगर तुम्हारा डर तुम्हारे
फैसले करता है, तो क्या तुम स्वतंत्र हो? ओशो के लिए फ्रीडम का सवाल भीतर से शुरू होता था। 29 अध्याय। सबसे बड़ा विवाद, गुरु और अनुयायी। ओशो की कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण सवाल देती है, क्या किसी गुरु को फॉलो करना जरूरी है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ब्लाइंड बिलीफ की आलोचना की, उसी के चारों ओर हजारों लोग जमा होंगे। और यही पैराडॉक्स है। ओशो कहते थे अपने भीतर देखो, लेकिन उनके अनुयायी उन्हें गुरु मानते हैं। यह विरोध आभास सिर्फ ओशो की कहानी में नहीं है, इतिहास में लगभग हर स्पिरिचुअल लीडर के साथ ये सवाल उठता है। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो जाता है, तो उसकी टीचिंग्स और उसकी पर्सनैलिटी के बीच सीमा धुंधली हो सकती है, और यहीं से स्पिरिचुअलिटी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। ऑर्गेनाइजेशन पावर बन सकती है, और पावर कभी करप्शन का कारण भी बन सकती है। रजनीशपुरम का इतिहास इसी बात को समझने का एक उदाहरण है। अध्याय 30। ओशो की विरासत। आज उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी ओशो के नाम पर मेडिटेशन सेंटर्स हैं। उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, उनके पुराने प्रवचन सुने जाते हैं, उनकी एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स का अभ्यास किया जाता है। उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, उनकी टॉक्स के कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, और उनकी टीचिंग्स मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप, डेथ और स्पिरिचुअलिटी जैसे विषयों को छूती है। लेकिन उनकी विरासत का दूसरा पक्ष भी है। रजनीशपुरम, राजनीतिक संघर्ष, सल्मोनेला पॉइजनिंग, वायर टेपिंग, हथियार, गिरफ्तारियां और उनके आंदोलन से जुड़े गंभीर अपराध, इन सब को भूलकर सिर्फ महान गुरु की कहानी सुनाना अधूरा होगा, और सिर्फ इन कंट्रोवर्सीज को दिखाकर उनकी पूरी टीचिंग को समझना भी अधूरा होगा। तो आखिर ओशो कौन थे? शायद इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। वह एक फिलोसोफर थे, लेकिन सिर्फ फिलोसोफर नहीं। वह मेडिटेशन टीचर थे, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन टीचर नहीं। वह एक प्रिस्मैटिक गुरु थे, लेकिन उनके पास आसपास का संगठन कई बार उनकी टीचिंग्स से बहुत आगे निकल गया। वह लोगों के भीतर देखने की बात करते थे, लेकिन उनके अपने जीवन के आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई जिन पर दुनिया ने सवाल उठाए। और शायद यही ओशो की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है, क्योंकि ओशो की कहानी हमें सिर्फ ओशो के बारे में नहीं बताती, ये हमें इंसान के बारे में बताती है। हम किस व्यक्ति को गुरु कब बना देते हैं, हम अपनी स्वतंत्र सोच कब छोड़ देते हैं, हम किसी विचार को सत्य कब मान लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम किसी दूसरे इंसान से सत्य उधार ले सकते हैं? शायद नहीं। क्योंकि अगर ओशो की टीचिंग्स में एक बात लगातार दिखाई देती है, तो वह है खुद देखो, खुद समझो, खुद अनुभव करो, और सबसे बढ़कर अपने मन को देखो। ओशो 19 जनवरी 1990 को चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके विचारों से आज भी लोग सहमत होते हैं। हालांकि तब नहीं हुआ करते थे कुछ लोग, लेकिन आज सभी सहमत होते हैं, और उनसे उतने ही लोग असहमत भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए ओशो एक एनलाइटन्ड मास्टर है, कुछ के लिए एक ब्रिलियंट फिलोसोफर, कुछ के लिए एक कंट्रोवर्शियल गुरु, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी स्पिरिचुअलिटी और पावर के बीच की खतरनाक सीमा को दिखाती है। लेकिन शायद इतिहास का काम किसी एक इंसान को भगवान या शैतान घोषित करना नहीं है। इतिहास का काम है पूरी कहानी देखना, उसकी रोशनी भी, उसका अंधेरा भी, उसकी टीचिंग्स भी, उसके विवाद भी, उसके अनुयायी भी, और उसके आलोचक भी।
क्योंकि जब हम किसी इंसान को सिर्फ महान बनाकर देखते हैं, तो हम उसके गलतियों को देखने की क्षमता खो लेते हैं, और जब हम किसी इंसान को सिर्फ गलत मान लेते हैं, तो उसकी अच्छी बातों से सीखने का मौका भी खो देते हैं। इसलिए शायद ओशो को समझने का सबसे ईमानदार तरीका यही है, उन्हें पेडेस्टल पर मत रखो, उन्हें डिमोनाइज भी मत करो। उनकी बातें सुनो, उनकी जिंदगी पढ़ो, इतिहास देखो, सवाल पूछो और फिर फैसला खुद करो। क्योंकि शायद ओशो की सबसे बड़ी विरासत कोई किताब नहीं थी, शायद वह एक सवाल था। क्या तुमने कभी अपने भीतर देखने की कोशिश की है? और अगर इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं है, तो शायद ओशो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, शायद यहीं से शुरू होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो भी मैंने आपके साथ उनकी स्टोरी शेयर की है, इसे कलेक्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। मैंने उनके रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, उनकी कुछ बुक्स रीड की, उनके बारे में कुछ पुरानी न्यूज़ भी देखी, और उनके फॉलोअर्स से भी कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश की, और उनकी कौन-कौन सी कंट्रोवर्सीज ने उनको घेरा हुआ था, वो सब जानने की कोशिश की। यानी मैंने काफ़ी दिन लगा के उनकी कुछ जानकारी जो कलेक्ट की और उन्हें समझा, और जब मुझे उनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, और मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है उनकी स्टोरी से, उनके उनकी टीचिंग से, और तभी मैंने सोचा कि उनके रिलेटेड ये वीडियो, उनकी बायोग्राफी पे ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि उनकी आवाज़ आज भी हमारे पास है, उनकी किताबें भी मौजूद हैं, उनकी शक्ल, फेस सब कुछ है हमारे पास वीडियो, और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और बहुत से लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अवेयर हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ और भी उनके रिलेटेड जानना चाहते हो, उनके टीचिंग्स के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।